बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सेनेट इंतखाबात में फ़राइज़ की अंजामदही में नाकामी के इल्ज़ाम पर इस्तीफ़े देने का मुतालबा कर दिया और साथ में ये भी कहा कि नया इलेक्शन कमीशन जो है उसका इंतखाब अमल में लाया जाए और पार्लियामेंट को मौका दिया जाए। आज वफाकी वज़रा शफकत महमूद साहब, सेनेटर शिबली फराज साहब और फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सेनेट इंतखाबात 2021 के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दिया, उनकी राय ली। राय जो सामने आई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेनेट के इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के तहत होंगे। अगर इस पर तब्दीली लानी है तो इसके लिए आइन में तरमीम करनी होगी, लेकिन उन्होंने आइन के आर्टिकल 218 का भी हवाला दिया और उन्होंने कहा कि करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम के लिए जो इकदाम जरूरी है उठाए जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जो फर्ज बनता था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि वो ऐसे शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करे जिसमें वोट भी ट्रेसेबल हो सके और लोग उस पर उंगली ना उठा सके। मिनिस्टर्स का यह भी कहना था कि उसके बाद इन इंतखाबात के बाद पीटीआई समेत तमाम जमातें जो हैं वो मोतरज़ हैं जिस तरह के इंतखाबात के इनेकाद कराए गए, लिहाजा ये सियासी मुतालबा उनकी जानिब से किया गया। ये वजाहत की गई क्योंकि रेफरेंस नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो स्टेटस है उसमें तब्दीली के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का तरीक़ेकार अपनाना होता है, लेकिन एक पॉलिटिकल डिमांड है कि वो तमाम इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे दे और फिर पार्लियामेंट चूंकि 18वीं तरमीम के तहत अब लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मुश्तरका मुशावरत मीनिंगफुल कंसल्टेशन के बाद ये तकरीरें अमल में आती हैं, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट को दोबारा मौका दिया जाए कि वो इलेक्शन कमीशन का इंतखाब करे। ये जो डिमांड सामने आई है इस पे सियासी रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, इस पे हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। साथ में आपको बताते चलें कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे, नौशहरा गए और वहां पर उन्होंने जो जैतून के पौधों की शजरकारी मुहिम का आगाज किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में कहा कि इससे एक तो मौसमियाती तब्दीली के जो असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं उसमें कमी आएगी और दूसरा आपके इल्म में है कि जैतून के पौधे लगाने से हमारा जो एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है, जो हम जैतून का तेल इंपोर्ट करते हैं, उनका यह कहना था कि जब यहां पर लगाया जाएगा और इसकी शजरकारी की जाएगी, और वैसे भी उनका कहना था कि हमारी जो जमीन है बिलखसूस ये जो खित्ता है ये इसके लिए जरखेज है, इससे जो इंपोर्ट बिल है इसमें कमी वाकया होगी और जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसमें कमी वाकया होगी। तो आज प्रोग्राम के पहले हाफ में जरा इन अहम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे और जब सेकंड पार्ट पे जाएंगे तो कोविड-19 की जो तबाहकारी है, तीसरी लहर, उस पर भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। अपने पहले हाफ के मौजूद मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करा देता हूं। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से डीएसएनजी लिंक पर सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। सर बहुत शुक्रिया और आपको मुबारकबाद, बिल मुशाफा, आपसे अब गुफ्तगू हो रही है। आप दोबारा 6 साल के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन मुंतखब हुए हैं और हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, पिलडेट के सरबराह हैं, तज्जियाकार हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। मोहसिन अजीज साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप तमाम ये जो प्रोसेस हुआ 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात, उसमें आपने भी इंतखाब लड़ा और पेशावर से आप मुंतखब होकर आए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से। जो इस्लामाबाद की सीट है उस पर ज़ाहिर है हफीज शेख साहब को शिकस्त हुई, गिलानी साहब जीते, उस पर पीटीआई जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए गए जिस तरह का इलेक्शन हुआ। फिर 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ और वो उसमें आप पोलिंग एजेंट थे, हम देख रहे थे चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए, वो आप लोगों ने जीता, डिप्टी चेयरमैन का तो वाज़ेह अक्सरियत से जीता। तवक्को तो ये थी कि अब इसके बाद इन कामयाबियों के बाद पीटीआई जो है वो इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आगे बढ़ेगी, क्योंकि असद कैसर साहब का भी ये ओपिनियन सामने आया कि जी ओपन बैलेटिंग के लिए तैयार है और अगर जो लोगों को एतराज़ात उठते हैं, आपको 3 मार्च के इंतखाब पे एतराज़ है, अपोजिशन को 12 मार्च के इंतखाब पे एतराज़ है, तो इसके लिए इस्लाहात की जाए। लेकिन इसके दौरान आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से इस्तीफा देने का मुतालबा किया गया है, बताइएगा इसकी क्या वजह बनी और आपकी इस हवाले से क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का या जो भी इलेक्शन कमीशन दुनिया में होते हैं उनके 2 आर्स हैं, उनके स्पेसिफिक रोल होता है और उस रोल पे यही है कि आइन के अंदर रहते हुए, अपने हदूद के अंदर रहते हुए ये उन्होंने एक इलेक्शन कराना है जो कि फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट हो। अब बात यह है और करप्ट प्रैक्टिस जो है उनका इस्तेमाल ना हो ताकि लोगों की राय जो दही है वो उसका सही इस्तेमाल भी हो और उसको जायज़ जगह पे आए। अब हमने सेनेट के इलेक्शन में देखा है कि कितनी दहाइयों से ये इसका शोर बरपा था और बरपा है कि इसमें जो है तो करप्ट प्रैक्टिसेस इस तो होते हैं
और जो पार्टीज़ की जो एदाद होता है उसके जो उसके हिसाब से जो सेनेट में उनकी रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं आती, और जो है वोट की ख़रीद व फरोख्त होता है। उसके लिए कोशिशें की गई, गुफ्तगू की गई, बिल लाया गया, बिल के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जाया गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद उसके बाद ऑर्डिनेंस लाया गया, और उसके ऊपर एक 1.5 महीना जो है उसकी जो आर्गूमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हुई, और इलेक्शन से 2 रोज़ मेरा ख्याल है पहले ही उन्होंने एक जजमेंट सॉर्ट ऑफ दी। उन्होंने एक दिया कि ये जो है इसमें आर्टिकल 218 का इस्तेमाल करते हुए ये भी कहा कि जो वोट है, वोट की जो सीक्रेसी है वो ताहयात नहीं है, यानी वो जो है क़यामत तक रखना ज़रूरी नहीं है। और ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने ये कहा कि इसमें जो है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक या जो मॉडर्न सिस्टम है उनको अडॉप्ट करते हुए इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से लेकर आए। लेकिन अफसोस कि उनके पास इतनी क्लियर डायरेक्शन के बावजूद भी और टस से मसने हुए, उन्होंने कोई जुम्बिश नहीं की। हालांकि देखिए ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जो थे ये कुछ इलेक्शन तो हो चुके थे, यानी जो कि अनअपोज्ड लोग आ चुके थे, बलूचिस्तान से एक आध आ गया था, और पंजाब का इलेक्शन हो चुके थे। तो बाकी तो जो है वो तकरीबन जो है सारे मिला के अगर एक वोट को आप 4-4 भी हिस्से करें कि उसमें जनरल सीट है और वो जो है टेक्नोक्रेट की है, वेमेन सीट है और माइनॉरिटी की है, तो 1000 जो है बैलेट्स खाली चाहिए थे। उस बैलेट को उन्होंने इंश्योर करना था कि वो जो है ट्रांसपेरेंट हो जाता, और अगर कोई पार्टी एतराज़ करती है तो चीज़ सामने आ जाती। अब बात यह है कि जी अपोजिशन उस वक्त भी शोर कर रही थी, उनका ख्याल था कि कोई जो है एक नया किस्म की एक चीज़ आएगी और यहाँ पे एक धचका लगेगा पीटीआई को, और पीटीआई का चेयरमैन भी नहीं आएगा और वो इस तरीके के सरप्राइज़ देंगे। ठीक है, एक सरप्राइज़ ज़रूर जो इस्लामाबाद के इलेक्शन में आई, और उसमें यही ख्याल था कि जी इमरान खान साहब शायद डर जाएंगे और जो है इनकी वार के नीचे आ जाएंगे, और फिर जो है ये इनकी हुकूमत जो है वो खाइफ होगी। लेकिन उन्होंने 2 दिन के अंदर ही अपना जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर वो दोबारा, हालांकि उनको ज़रूरत भी नहीं थी। अब बात यह है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो इलेक्शन कमीशन अपना जो उनके जो आइनी उनका जो किरदार है उससे वो खाइफ है, उनसे वो पीछे है। तो इसलिए जो है ये मेरा ख्याल है डिमांड की गई है, ये एक आइनी इदारा है और इसको जो है ये इंश्योर करना चाहिए कि जो है ये लोगों की जो मंशा है वो दिल की बात जो है वो सामने आए, चाहे जिस तरह से भी आती है। और ख़ास तौर पे जो सेनेट का इलेक्शन, मैं इसलिए कहता हूँ कि सेनेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोविंसेस की रिप्रेजेंटेशन है। प्रोविंसेस में जितने लोग हैं हमारे पास उसी रिप्रेजेंटेशन से आगे आए। हमने तो खैबर पख्तूनख्वा में भी आपने देखा कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है एग्जैक्टली हमारे वोट के मुताबिक आई है। 10 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और 10 के 10 लोग आए, जिसका मतलब है कि कोई गलत प्रैक्टिस नहीं हुई। लेकिन इस्लामाबाद में गलत प्रैक्टिस हुई। अगर ये गलत प्रैक्टिस ना होती तो मैं समझता हूँ कि आज जो इलेक्शन हुआ है चेयरमैन साहब का, उसके ऊपर भी उंगली ना उठती। हालांकि वो उंगली जो है वो भी बिल्कुल गलत उठी है। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, पोलिंग एजेंट था। मोहसिन साहब मैं यही जानना चाह रहा हूँ आपसे, आप पोलिंग एजेंट थे, फिर मैं अहमद बिलाल साहब आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने भी एक आपके पास रूल्स थे, आप पढ़कर सुना रहे थे, फारूक एच नायक साहब भी बात कर रहे थे। ये एक बड़ा इशू बन गया है और अब तो ऐसे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस अदालत में जा रही है। कुछ हमारे पीटीवी के व्यूअर्स को बताइएगा, वो कह रहे हैं कि खाना था, चूंकि आप ज़ाहिर बात है उनके पोलिंग एजेंट थे और नाम लिखे हुए थे, और उस खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगाई जा सकती थी, और सेक्रेटरी सेनेट का भी हवाला दे रहे हैं। लेकिन आपने जो रूलिंग पढ़ी उसमें आपने कहा कि एक नाम के आगे लगाना है स्टैंप, कुछ इस हवाले से बताइएगा। देखिए, एक तो आपको मालूम है कि मैं संजानी साहब का पोलिंग एजेंट था और फारूक एच नाइक जो है वो गिलानी साहब के थे। जी जी जी। अब फारूक एच नाइक के मेरे मुकाबले में वो एक बड़े एमिनेंट लॉयर हैं, चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ रह चुके हैं, बहुत सारी पोस्ट पे रह चुके हैं, और कितनी मुद्दत से जो है वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और बड़े पाए के वकील हैं। अब जब वोटिंग का ये सिलसिला ख़त्म हुआ और काउंटिंग शुरू हुई तो चंद वोट, मेरा ख्याल है 12 या 15 वोट संजानी साहब को उस वक्त तक पड़ चुके थे, और 12-13 वोट जो है वो गिलानी साहब को पड़ चुके थे, जो कि शुमार किए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद एक वोट आया
जिसके ऊपर मैंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई वो वोट जो है उनके गिलानी साहब के नाम के ऊपर था। अच्छा। उसमें उनकी मेरी आर्गूमेंट हुई, ज़रूर 1-2-3 मिनट हमने आर्गूमेंट किया कि नहीं जी ये गलत है। मैंने कहा कि ये गलत है, ये नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ इसको। उन्होंने मेरे साथ आर्गूमेंट किया, जो भी है बहरहाल उन्होंने मेरी बात को कंसीड किया। उसको उस वक्त मालूम नहीं था कि इसके बाद कोई इस तरह का वोट आएगा या नहीं आएगा। अच्छा। उसके बाद 6 उस तरह के वोट आए, तो वो वोट उसी तरीके से जाते रहे। अगर उनको इतना बड़ा वो धचका था या इतना बड़ा वो समझते थे, जो कि मेरे समझता हूँ कि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बाय प्रोफेशन मैं लॉयर नहीं हूँ, तो उनको उसी वक्त वहाँ पे काउंटिंग स्टॉप करा देनी चाहिए थी। और उनको चाहिए था कि वहाँ पे काउंटिंग स्टॉप कराने के बाद उसको जो मेरा चैलेंज शुदा वोट है उसको लेके जाते प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास, और वहाँ से वो बात निकलवाते कि जी ये आया एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ये तो जब 7 वोट आ गए और जब काउंटिंग हो गई और जब उसके बाद देखा कि ये 42 वोट्स उनको पड़े हैं, जमा 7 वोट जो है जो कि मैं समझता था रिजेक्ट हैं, उसके बाद उसको चैलेंज जब उन्होंने किया, उसके बाद उन्होंने तकरीर की, और उसके बाद जब मैंने एक पढ़ के बताया, और वो पढ़ने कहाँ से मैंने पढ़ा था, ये हम सब वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, मेरा ख्याल है कोई भी सेनेटर ऐसा नहीं है वहाँ पे जो कि गैर तालीम याफ्ता हो। उर्दू में लिखा गया था और इंग्लिश में भी लिखा गया था, और हर एक की टेबल के आगे, हर एक की कुर्सी के आगे वो इंस्ट्रक्शंस मौजूद थे जिसमें लिखा गया था कि कैंडिडेट के नाम के सामने मोहर लगाई जाए, कैंडिडेट के नाम के ऊपर नहीं कहा गया था। इसी तरीके से जो सामने हमारे पास टीवी था उस पर डिस्प्ले हो रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि ये जो है उसके नाम के सामने किया अच्छा जाए। किया मोहसिन साहब, सवाल ये पैदा होता है, हाँ, ये कहते हैं कि जी बात मुकम्मल कर लीजिए जी मोहसिन साहब, फिर मैं ये कहा जा रहा है कि जी उसका इंटेंशन शो होता है, तो इंटेंशन तो शो होता है, तो इसका मैं ये मिसाल आपको दूंगा कि अगर लाइन से ऊपर उसका 1/4 जो है स्टैंप चला जाता और 3/4 स्टैंप जो है नीचे आ जाता, आया वो जो है वो रिजेक्ट ना होता, वो भी रिजेक्ट होता। इसलिए रिजेक्ट होता क्योंकि लाइन से वो ऊपर चला गया है। तो इंटेंशन तो वहां पे भी जाहिर होती है कि उसकी 3/4 इंटेंशन जो है वो एक कैंडिडेट की तरफ है और 1/4 उधर है, लेकिन वो वोट रिजेक्ट हो जाता। इसी तरीके से ये वोट जो है मैं समझता हूँ कि सही तरीके पे ये रिजेक्ट हुआ, और अब जो शोर है जो बरपा है उस पे आते मैं समझता हूँ नाजायज है, और वैसे ये हमारा इन हाउस बिजनेस है और इसको करना भी नहीं चाहिए। ओके सर, मेरे साथ ही रहेगा, मैंने आपसे जरा जैतून के हवाले से भी बात करी चूंकि आप बिजनेसमैन भी है। अहमद बिलाल महबूब सर बहुत शुक्रिया, माजरत आपको जरा देर से आ रहा हूं। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा मुतालबा सामने आया है गवर्नमेंट का, आप क्या कहेंगे? और उनका ये कहना है कि जो पार्टियां इलेक्शंस करवाई सेनेट इलेक्शन उसके हवाले से तो कोई जमात भी खुश नहीं है, लिहाजा वो बहसियत मजबूरी मुस्ताफी हो जाए। सर योर टेक अहमद बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब को मेरी तरफ से भी मुबारक हो उनके दोबारा इंतखाब पे। बहुत शुक्रिया। देखिए मैं महसूस करता हूं कि किसी भी ऐसे इदारे पे, खास तौर पे जो दस्तूरी इदारा हो, कानूनी आईनी इदारा हो जैसे इलेक्शन कमीशन है, उसके बारे में इस किस्म की हतमी राय पेश करना, और वो भी हुकूमत की तरफ से, कि अब ये सारे के सारे 5 मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ये नाअहल हो चुके हैं या इस काबिल नहीं है कि वो कारोबार चला सकें इलेक्शन कमीशन का और मुस्ताफ़ी हो जाए, मेरे ख्याल में ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है और गलत चीज़ है, गैर जिम्मेदाराना चीज़ है। इसलिए कि अगर आपने कोई इल्ज़ाम भी लगाना है तो फिर आपको उस इल्ज़ाम को साबित भी करना पड़ेगा। आप अपोजिशन को अमूमन ये लाइसेंस हासिल होता है कि वो इस तरह की गैर जिम्मेदारी का काम कर दें, इल्ज़ाम दे दें और मुतालबा कर दें तो मामला शायद चश्मपोशी हो सकती है, लेकिन आप एक हुकूमत है जिसका काम आइन के मुताबिक पूरे मुल्क का कारोबार चलाना है, और एक आइनी इदारा मौजूद है, वो अपना काम कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि आपने अपना काम नहीं किया, अब आप मुस्ताफ़ी हो जाए, तो इसका मतलब है कि कारोबार हुकूमत जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। इसकी बड़ी ग्रेव इम्प्लीकेशंस है। इसका मतलब है कि ये हुकूमत ही नहीं चल सकती, इसका मतलब है कि कोई एक्शन बड़ा, इससे कोई बड़ा एक्शन की जरूरत है। अब अगर आप इनको, वरना आइन में एक तरीका दर्ज है और वो ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, आपको ये उनके ऊपर ये आपका ख्याल है कि वही ऐसा कर रहे हैं, तो आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रजू करना चाहिए, उनको शिकायत करनी चाहिए
लेकिन आप कह रहे हैं कि हम वो नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की सी सिचुएशन है जो मैं समझता हूँ बहुत खतरनाक है। ठीक। मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ हो, और ये इस लिहाज से हुकूमत के लिए भी खतरनाक है, मुल्क के लिए तो है ही है। ठीक है, मैं ये मुझे एक बताइएगा, ये इसका जवाब मैं मोहसिन अजीज साहब से लूंगा कि ये जो सर सेनेट इंतखाबात हुए 3 मार्च को जब इलेक्शन हुआ तो हमने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी तमाम पीडीएम जो है वो खुशियां मना रही थी और उन्होंने कहा जमहूरियत की फतह है। 12 मार्च को जब इलेक्शन हुए तो वो कह रहे हैं कि जी हमारा वोट चोरी हो गया है और अब हम इसके लिए कानूनी चाराजोई करेंगे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि जी हमने तो ओपन बैलेट का भी कहा था और अगर इस तरह का इलेक्शन फिर एतमाद का वोट भी लिया हो। ये तमाम सीरीज ऑफ इवेंट्स आपके सामने गुजरे हैं। तो इस जो तजर्बे से हम जब गुजरते हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, तो लेसन लर्न फिर क्या होना चाहिए? अब हमारा फोकस इंतखाबी इस्लाहात और जो शफाफियत बिलखसूस अपर हाउस के इलेक्शन के लिए उसको इंश्योर करने के लिए कोई मुतफिका लाएमल की जरूरत है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने जैसे एक कमेटी तो बना दी, उनका तंगी वक्त है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसको जो सीक्रेसी वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, उसके लिए कमेटी तश्कील दे दी है। अब क्या लाएमल होना चाहिए ताकि ये जो एक दूसरे पर फिर इतराजात उठ जाते हैं उनका कला कमा हो सके? देखिए, ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि आपका जो बैलेट है वो ट्रेसेबल होना चाहिए जी। और उस टेक्नोलॉजी के जरिए से, ये इनकी इंटरप्रिटेशन है पीटीआई की। अब अगर ये वाकई ऐसा ही है तो बजाय इसके कि आप इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा करें, आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करें कि देखिए आपके फैसले की वायलेशन की है इलेक्शन कमीशन ने, इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। तो बजाय इसके कि आप इनसे इस्तीफे का मुतालबा करें, आप सुप्रीम कोर्ट से कहें। अब सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की दूसरी इंटरप्रिटेशन है वो ये कहते हैं कि ये तो दुरुस्त है, उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन उसका हवाला फिर उन्होंने दिया 1967 के एक केस का। जी। अगर आप उस केस का फैसला पढ़ें तो वो बिल्कुल इससे मुताबिकत नहीं रखता जो ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट की बहस है। तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कुछ कंफ्यूजन है और डिटेल्ड फैसला भी, डिटेल्ड ओपिनियन भी सुप्रीम कोर्ट की नहीं आई थी। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इस सूरत हाल में वही करना चाहिए था जो उन्होंने किया है। लेकिन अगर ये समझते हैं कि नहीं इलेक्शन कमीशन ने वायलेशन किया है, तो फिर आप वापस सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और मुतालबा करें कि देखिए साहब आपकी ओपिनियन को वायलेट किया, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और वो सारा सब कुछ वापस किया जाए। उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ये इस्तीफे का मुतालबा तो किसी तौर पे भी ये इसका जवाब नहीं बनता और ये बिल्कुल एक मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की सिचुएशन है जो खतरनाक हो सकती है। जी मोहसिन साहब, ये दोबारा दोहराया है अहमद बिलाल साहब ने, उन्होंने कहा ये जो मुतालबा है ये इससे कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक पैदा हो सकता है, उनको इस चीज का खदशा है। क्या कहेंगे मोहसिन साहब? हाँ देखिए, इसमें तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा नरम चलना चाहिए हमको भी। ठीक। और ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया, अलबत्ता मैं फिर ये रिपीट करता हूँ कि उनके पास इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए एक बिल्कुल डायरेक्शन मौजूद था जो कि पहले कहा भी किया था और वैसे उनकी वो जिम्मेवारी भी है, वो उनकी जिम्मेवारी भी है, उनकी आईनी उनकी जिम्मेवारी मौजूद है कि उसको जो है ट्रांसपेरेंट और करप्ट फ्री को जो है इलेक्शन इंश्योर करें। और जब डायरेक्शन मिल गया तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद उनका एक्शन न लेना बहुत सारी जो है चीज़ों को जन्म देता है, बहुत सारी सोचों को जन्म देता है कि क्यों कर ऐसे हुआ और क्यों कर उसकी जो है स्ट्रेट जो है जो एक इंस्ट्रक्शंस हैं उसको जो है तो फिर भी माना नहीं गया और इसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और बिलाल साहब सही कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट भी हम जा सकते हैं, वो भी एक अच्छा जो है एक रास्ता है, लेकिन दैट टू विल टेक अ लॉन्ग टाइम। लेकिन बहरहाल अभी इनको भी इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए कि उनसे कहाँ पे कोई गलती हुई है, कहाँ पे उन्होंने कोई तेज़ी दिखाई है या उन्होंने नरमी दिखाई है जिसकी वजह से आज भी ये इलेक्शन जो है उसके ऊपर एक स्टिग्मा, उसके ऊपर एक काला दाग मौजूद है। जो हम चाहते थे कि कम से कम 2021 का इलेक्शन जो है वो सेनेट का वो साफ और शफाफ हो जाए ताकि जो भी सेनेटर्स वहाँ जाते हैं
जो भी इलेक्शन होता है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अहमद साहब, बहरहाल ये इस तरह की एक बहस है जी, ठीक कह रहे हैं। जिसमें कि दोनों डायरेक्शन लिए जा सकते हैं। अहमद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ऑपोजिशन भी हमने देखा कि पीटीआई के जो फॉरेन फंडिंग केस है वो भी यहाँ एहतजाज कर रहे थे रेड जोन में इलेक्शन कमीशन के बाहर। तो अपोजिशन की जानिब से भी उस मौके पर अदम एतमाद का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तेजी से काम नहीं कर रहा, और यहाँ पर प्रोटेस्ट भी हुआ। तो हमने देखा है जहां आप आज हुकूमत का कह रहे हैं, वहां कुछ अर्सा कबल अपोजिशन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुखालिफ सफ़ आरा खड़ी हुई थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा था इससे पहले कि अपोजिशन के पास तो फिर भी थोड़ा सा लाइसेंस होता है तो इस तरह का काम करे, लेकिन हुकूमत अगर इस तरह का काम करे तो वो बहुत ग्रेव हो जाता है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया था। वो तो एक मुतालबा कर रहे थे कि साहब ये 7 साल से केस लटका हुआ है, इसका फैसला करें जल्दी। वो ये मुतालबा कर सकते हैं, और इसी तरह का मुतालबा पीटीआई ने भी किया कि साहब आप पीएमएलएन ने भी इसी तरह की खिलाफ वर्जी की हुई है फॉरेन फंडिंग की, इनके खिलाफ भी जल्दी से फैसला किया जाए। तो दोनों अपनी तौर पे मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन ये जो पूरे के पूरे 5 इलेक्शन कमिश्नर्स के इस्तीफे का मुतालबा है, और जो 1 साल पहले आपने मुतफिका तौर पे उनको अपॉइंट किया है 3 लोगों को, और उनमें से चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो तजवीज़ ही पीटीआई की तरफ से हुए थे। ये बहुत ही सीरियस मामला है, और मैं समझता हूँ मोहसिन अजीज साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस पे जरा कोई थोड़ा सा नर्म होना चाहिए। आप मुतालबा जरूर करें, इल्जाम जरूर लगाएं कि साहब आपने ये ठीक नहीं किया, आपको वो करना चाहिए था, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस्तीफे का मुतालबे का मतलब यह है कि अब वो इस्तीफा अगर नहीं देते तो इसका मतलब है कि आप कल को ये कह सकते हैं हम तो इसको तस्लीम नहीं करते, ये जो इलेक्शन करा रहे हैं वो ठीक भी नहीं है। तो एक मुल्क के अंदर एक बड़ी फिजा पैदा हो जाएगी, एक ऐसी जो कि मेरे ख्याल में बहुत खतरनाक है हुकूमत के लिए खासतौर पर। ये जो नुकता उठाया है अहमद बिलाल साहब ने, मैं मुझसे साहब, चूंकि जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जब एतमाद का वोट उन्होंने लिया तो बहुत से तजिया निगारों ने कहा कि एक आपको सेकंड इनिंग्स का एक बड़ा जबरदस्त मौका मिला है, और अब जबकि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट में भी आप लोगों को कामयाबी मिली है, तो अब पब्लिक लेजिस्लेशन होगी इन दी वेलफेयर ऑफ पीपल। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जैतून के पौधे की शजरकारी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम अपने इंपोर्ट बिल को कम कर सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, और जाहिर सी बात है उनका हमेशा से ये कहना है कि जो महंगाई है और इस तरह की जो इशूज़ हैं उन पर हमारी नज़रें मरकूज़ हैं, नौजवानों को नौकरियां देनी है। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के मुतालबे से आपकी वो जो फोकस है वो मुंतशिर हो सकता है, और बेहतर ये है कि ऐसे इश्यूज की तरफ काम करें जिससे आपका जो आप किसी लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता हैं वो पूरी हो सके? मोहसिन साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए है जो इलेक्ट्रॉनिक है उसके मीडिया को इस्तेमाल करना है, या जो इलेक्शन के रिफॉर्म्स हैं उसकी तरफ जाना चाहिए है। हमें रोज़गार की तरफ जाना चाहिए, हमें जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करना चाहिए। अभी जिस तरीके से ये यहाँ पे जैतून की बात हो रही है, तो ये हमारा पेशावर के करीब एक इलाका है तरनाब फॉर्म, उसमें तकरीबन 15 साल पहले से इसकी काज शुरू हुई थी, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव को सामने नहीं लेकर गए, और उसको जो है उसके पर जुस्तजू नहीं की, और उसको जो है तो फ़रोग़ नहीं दिया। अब हमारी जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, उसको अगर फ़रोग़ दे रहे हैं। नौशहरा का इलाका है, ये जो हमारा चराट का इलाका है जिसमें कि बारिश कम होती है, इसी तरीके से हमारे पास ये खैबर का इलाका है, ये बाड़े का इलाका है, यहाँ पे जो है कोहाट के करीब जो पहाड़ है, ये जो है सर्वे हो चुका है काफ़ी मुद्दत पहले, और दिस इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एरियाज़ फॉर ऑलिव जो है ग्रोइंग। और इसमें यह है कि यहाँ पे कोई और क्रॉप हो भी नहीं सकती, और उसमें अगर इस तरीके का ऑलिव वहाँ पे लाया जाए और उसको फ़रोग़ दिया जाए और लोगों को समझाया जाए और उनको एजुकेट किया जाए, तो ये मैं समझता हूँ इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये हमारा अब ये टाइम आ चुका है कि हम इस अपने लोगों को रोज़गार की तरफ और लेकर जाएं, उनको अर्निंग उनकी बढ़ाएं, और जो यहाँ पे जो इस तरीके की मैं जिस तरह फिर रिपीट करता हूँ, जैसे इन्होंने हमने एक्शन लिया था इलेक्शंस में या सेनेट के इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, और उसके लिए जस्तजू की गई, इसी तरीके से इलेक्शन के जो रिफॉर्म्स हैं उनके ऊपर हम तवज्जो दें और पार्टीज़ को बैठा के ये करें। हाँ, अब पार्टीज़ भी इसमें अगर चाहें और फिर उसी तरीके से एनआरओ की रट, या जो है तो उसमें किसी को छोड़ने की ज़रा रट कि ये जो है ना 7-9 आदमी हैं, इनको आप पहले बख्श दें तो उसके बाद फिर हम आके बात करेंगे, वो एक बात जो है सामने है। अगर वो बात नहीं और खुले दिल से
वो भी सामने आते हैं, जो कि मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि पिछले कितनी दिहाइयों में उन्होंने कहा ज़रूर है, उन्होंने जो है तो इसके ऊपर MOU ज़रूर साइन किया है, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ज़रूर किया है, लेकिन जब वो उसके ऊपर लेजिस्लेशन की बात आती है या उसके ऊपर कोई पार्लियामेंट में बात आती है तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर डाल के पतली गली से निकल जाते हैं और ये करते नहीं हैं। हाँ, हमें फोर्थ कमिंग होना चाहिए, हमें आगे बढ़ के ये मुल्क को जो सही करने की रास्ता हमने इख्तियार किया है और उसकी जो ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने का जो हमने इंदिया किया हुआ है और ख़ान साहब ने इसके लिए कोशिशें रवां दवां रखी हैं, मेरा ख्याल है उनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि इस मुल्क को हम सही डगर पे चला जाएं। ये अहमद बिलाल साहब, एजेंडा सेटिंग आप समझते हैं कि PTI को, जाहिर बात है एक हाइप थी सेनेट इलेक्शन में और उसका नतायज सामने आ गए हैं। पोस्ट सेनेट इलेक्शन सिनेरियो में जाहिर सी बात है, एक तो PDM का लॉन्ग मार्च है, वो तो कल फैसला होगा जब PDM की सरबराही इजलास में फैसले होंगे। हुकूमत के लिए आप क्या कहेंगे कि इनकी तरजीहात जो हैं वो क्या होने चाहिए, जो इंतखाबी वादे थे उनको पूरा करने के लिए, और जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, आप समझते हैं वक्त आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ये जो पैसे का लेन देन है इसको ख़त्म किए जाने के लिए क्या किस किस्म की इस्लाहात होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का इदारे इस हवाले से बहुत से डायलॉग भी कराता है। जी अनवार साहब, देखिए ये मोहसिन अजीज साहब ने भी उसी तरफ इशारा किया है, आपने भी किया है। मैं खुद ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पिछले कई हफ्तों से मैं उनको देख रहा हूँ कि वो हर हफ्ते कोई ना कोई एक बड़े इनिशिएटिव को खुद जाके परफॉर्म करते हैं वहाँ सेरेमनी पे। मिसाल के तौर से अभी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का लाहौर में एक वाक़या था, फिर वो रिवर रावी का एक प्रोजेक्ट था, फिर आपको हाउसिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर है, फिर एहसास प्रोग्राम है, और आज ये ऑलिव्स की कल्टीवेशन का मामला है जी। इतने पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन हेडलाइंस जो हैं वो ये बनती हैं कि किसी ने किसके मुंह पे कालख मल दी और किसी ने किसके इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और किसी ने किसको नाजायज करार दे दिया और किसी ने किसको जायज करार दे दिया। मैं समझता हूं कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पाकिस्तान की, जिसकी तरफ अब प्राइम मिनिस्टर ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए हैं, उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब जहां तक इंतखाबी इस्लाहात का ताल्लुक है, हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में जितनी इंतखाबी इस्लाहात हो चुकी हैं उनके ऊपर अगर ठीक से अमल हो जाए तो हमारा इलेक्शन बहुत साफ सुथरा हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, ये आपका ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए वोटिंग है, ये 2017 के इलेक्शंस एक्ट के अंदर ये तीनों मौजूद है और उनके पायलट एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और उसकी रिपोर्टें पार्लियामेंट के पास आ चुकी हैं। अब पार्लियामेंट ने इसके ऊपर लेजिस्लेशन करनी है, वो करें, लेकिन मैं हकीकत ये समझता हूं कि ये भी इसके ऊपर भी प्रोग्रेस हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन असल करने का काम वो है जिसमें पिछले 5, 6, 7, 8 हफ्तों से मैं देख रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर हर हफ्ते किसी न किसी इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं। फोकस उस पे ऊपर होना चाहिए, उससे हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, पब्लिक का कुछ रुझान पॉजिटिव जानिब जाएगा। हम तो बहुत नेगेटिव जानिब के चल पड़े हैं और बहुत उससे नुकसान हो रहा है हमारा। ये मोहसिन साहब, ये आम नुक्ता उठाया है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, अगर उसको फॉलो अप हो तो उससे जो असल लोगों के मसाइल हैं, क्योंकि आप यकीन जानिए कि जब ये सेनेट की आप लोगों के इलेक्शंस हो रहे थे और जिस किस्म का बयानिया मीडिया पे आ रहा था, या जो सियासत में मैंने देखा है तनाव पैदा हो गया, आज इंतहाई नाखुशगवार वाकया शहबाज गिल साहब को पेश आया, और मैं समझता हूँ सियासत में हमें तहम्मुल मिजाजी की ज़रूरत है और जियो और जीने दो की पॉलिसी अपनानी चाहिए। आप समझते हैं कि अगर हुकूमत का ये एजेंडा ज़्यादा एग्रेसिवली सामने आए तो जो लोगों के जेन्युइन मसाइल हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं। अब जाहिर बात है ये एक पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स भी होती है, पार्लियामेंट है, उस पर किसकी अक्सरियत है, कौन अपने बंदे ज्यादा सेनेट पे लेकर आए, वो भी एक अहम बात है। लेकिन अगर इस तरफ ज्यादा फोकस हो तो आप समझते हैं उससे आपका लोगों का जो कनेक्शन है वो ज्यादा मजबूत और मरबूत होगा? देखिए, ये जिस तरह से हम पहले कहते रहे कि हमें जो इकॉनमी मिली थी वो बड़े ज़बू हाली थी, बहुत ख़राब हालत में था, ICU में पेशेंट पड़ा हुआ था, सर्जरी के लायक था, ब्लीडिंग हो रही थी, हेमरेज है। ये 2.5 साल हुकूमत को लगे इसको ठीक करने के लिए, और अब मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्शन उसका ठीक हो चुका है। अब इंडस्ट्री जो है वो चल पड़ी है, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उन्होंने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो कि मदर ऑफ इंडस्ट्री कहलाती है, उसने एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन शुरू कर दी है। स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा चुका है, इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं पहले से,
और इसके अलावा जो हमारा डॉलर है वो स्टेबल हो गया है। तो यही जो है हुकूमत चाहती थी, इसी पे फोकस होना चाहिए, इसी को सही करना चाहिए, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं ये हमारे आगे जो इलेक्शन आएगा 2023 में, यही हमारा जो है तो वो हमारा जो डिस्प्ले कार्ड होगा, जो हमारा रिज़ल्ट शीट होगा, वो यही होगा। तो ज़्यादा तवज्जो मैं समझता हूँ जो कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से, और मैं आपको सही बताता हूँ सिद्ध दिल से कि ये बड़ा मुश्किल थी इसको ठीक करना, जो कि अब सही हो चुका है। अब द टाइम हैज़ कम कि लोग भी और हम भी इसका फ्रूट खाएं और उसके फ्रूट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और उसको खूबसूरत से खूबसूरत करें, फाइन ट्यूनिंग करें और इसी सिस्टम को आगे चलाते रहें। आगे जो 2.5 साल रहते हैं इसी सिस्टम को चलाते रहें, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये मुल्क फिर से अपनी जो है एक रफ्तार, जो कि आज से 15-20 साल पहले इसने पकड़ी थी, वही रफ्तार पे दोबारा आ जाएगा। और मैं समझता हूँ यही वो रफ्तार है जो कि इस मुल्क को चाहिए थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फोकस इन्हीं चीज़ों पे होना चाहिए। इकॉनमी ये जो है और जो महंगाई है ये हमारा फोकस होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट हमारा फोकस होना चाहिए। हमारा जिस तरह से अकाउंट डेफिसिट को हमने ठीक किया, डेफिसिट को सरप्लस पे ले आए, यही वो चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट को और प्राइम मिनिस्टर साहब को तवज्जो देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि यही वो रास्ता था जो उन्होंने चुना, एक मुश्किल रास्ता था, एक कठिन रास्ता था जो उन्होंने चुना, और इसके शॉर्टकट्स मौजूद थे। उन्होंने शॉर्टकट्स नहीं लिए, उन्होंने लंबा कठिन मुश्किल रास्ता अडॉप्ट किया। और अब जब ये सेलिंग शुरू हो गई है, ये डायरेक्शन ठीक हो गई है और हवा चल पड़ी है, तो इसी हवा को लेकर आगे चलें तो इंशाल्लाह न सिर्फ मुल्क की बल्कि इसके आवाम की और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम ये मुल्क को ठीक कर जाएंगे, जो कि खान साहब का एक मिशन भी था और आज भी है कि गरीब को जो है वो कुछ मिल जाए और उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए और हकदार को उसका हक मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक डायरेक्शन है जिसको जी ठीक था, इसी को चलाई रखे, तो मैं समझता हूँ यही कामयाबी का रास्ता है। और इंशाल्लाह पीटीआई कामयाब होगी और 2023 का इलेक्शन भी पीटीआई जो है इन्हीं बातों पे इंशाल्लाह जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। अहमद बिलाल महबूब साहब, चेयरमैन पिलडेड, आप भी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अहम नुकात आप लोगों ने उठाए। व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो कोविड-19 की तीसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। आज एनसीओसी ने इस पर अपनी तशवीश का इजहार किया है और जो SOPs हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए सूबों से भी कहा है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। छोटा सा वक्फा ले लीजिए। And they achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। उनको वेलकम करते हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी काबिल तशवीश होती जा रही है और बहुत ज़्यादा केसेस में इजाफा है। अब पिछले 24 घंटों में 2253 केस सामने आए हैं। पंजाब में आपके मैं बयान सुन रहा था कि जो इसका फैलाव है इसकी शरह 8% हो गई है। कुछ आप बताएंगी किस वजह से इतनी ज़्यादा इसकी स्पाइक आई है? क्या यूके वेरिएंट आ गया और जो मीडिया में इतलात आ रही हैं कि जी पंजे गाड़ लिए हैं, बिलखसूस पंजाब में तो 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन और साथ में स्कूलों की छुट्टियां भी दे दी गई हैं। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा 7.7% बताया जा रहा है इसका फैलाव है। क्या कहेंगी मैम, इसकी यही वजह बनी या हम लोगों ने बिल्कुल एहतियात करना छोड़ दी? तो एक तो सबसे पहली बात ये है कि लोग जो हैं वो हिफाजती तदाबीरें जो है बिल्कुल इख्तियार नहीं करते जी। ये लोगों को बारहा दफा बताने के बावजूद इस चीज को सीरियसली नहीं देते कि ये वबा कहीं गई नहीं है। मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ प्रेस से और मीडिया से तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए ये वबा कहीं गई नहीं और ये जाएगी भी नहीं, वक्त लगेगा। सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन होनी है और ये रहेगी और हमें हिफाजती तदाबीरें इख्तियार करनी पड़ेगी। लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते और सीरियस ना लेने की वजह से आज हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल ठीक बात है कि क्योंकि यूके वेरिएंट जो है वो थोड़ा सा वुहान वेरिएंट के मुकाबले में इन्फेक्टिविटी रेट उसके बहुत ज्यादा है और इसका हमें पता इस तरह चला कि हमने कुछ 300 सैंपल जो पॉजिटिव आए थे लोगों के वायरस के जी, और जब टेस्ट करवाया और जीनोटाइपिंग की उनकी तो पता चला कि इसके अंदर से कुछ 70% जो है वो यूके वेरिएंट है। खास तौर पर जेलम का इलाका है, गुजरात का, लाहौर और इसके बाद उकाड़ा भी। तो यूके वेरिएंट डेफिनेटली उसकी स्प्रेड की वजह से इस वक्त लाहौर के अंदर हमारी 12% इन्फेक्टिविटी रेट होगी। यानी हमारा इस वक्त जो हॉटस्पॉट है और एपिसेंटर है वो इस वक्त लाहौर बना हुआ है और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हिफाजती तदाबीरों के अलावा आपके सामने लॉकडाउन हो गए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन भी कर रहे हैं, तालीमी अदारे बंद कर दिए गए हैं, हर किस्म की ये तफरी एक्टिविटी जो है उसको रोक दिया गया है, इज्तिमा को रोक दिया गया है। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि ये जो आज श्राइन यानी मज़ारों के ऊपर जो इज्तिमा को भी रोक दिया गया है, ये सब रोकथाम करेंगे तो सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। और उसके साथ हमने वैक्सीनेशन का इक़दाम शुरू कर दिए। आपको पता पड़े भरपूर तरीके से पंजाब के अंदर इस वक्त वैक्सीनेशन हो रही है। यही 2 तरीके हैं इस वबा से बचने के। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन ड्राइव की जो रफ्तार है इससे आप मुतमईन हैं? क्योंकि बहुत से ममालिक में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बहुत एग्रेसिवली फॉलो की जा रही है। हमारे यहाँ पहले हेल्थ वर्कर्स जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको लगाया गया और अब जो 60+ हमारे जो मोहम्मद सिटीजन्स हैं उनको कहा जा रहा है। लास्ट टाइम हमसे गुफ्तगू हो रही थी तो डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा कहती है कि लोग इतने अट्रैक्टेड नहीं है कि वो वैक्सीनेट अपने आप को कराएं और एक रिसर्च और सर्वे भी आया है कि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा मुतरज़ हैं। मेरा ख्याल आज जो लाइन लगी हुई थी एक्सपो के बाहर, उसके बाद तो आपको कोई शक नहीं रहना चाहिए। असल में लोगों को तसल्ली हो गई है साइनोफार्म के बारे में कि भाई ये वैक्सीन की मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं। अब तक 22,000 से ज़्यादा बुजुर्गवार जो हैं उन्होंने ये वैक्सीन लगवा चुके हैं। कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आ रहा, लोगों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और उसकी वजह से अब हमारे सेंटरों का वो रुख कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद अब उनकी बढ़ गई है। और हमारी पूरी कोशिश है कि वो लोग जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनको जल्द से जल्द हम वैक्सीन लगा दें। तो इस वैक्सीन के लगाने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये लोग जो हैं ये बच जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी फर्टिलिटी रेट है वो सबसे ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर है, ख़ासतौर पर जो 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोग। जब एक दफ़ा हम 60 साल की उम्र के लोगों की मुकम्मल कर देंगे तो फिर जो 55 साल से ज़्यादा की उम्र के लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएगा कि सूबों को भी ये इजाज़त हासिल है, जब हमारी बात हुई थी एनसीओसी में, कि वो खुद से भी अपनी वैक्सीन इंपोर्ट करवा सकते हैं, तो आप समझती हैं या प्राइवेट इदारे भी इस हवाले से? लाहौर की भी कुछ खबरें आई थी, चुगताई लैब या जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल हैं, तो आप समझती हैं कि सूबे भी इंपोर्ट करें ताकि ज़्यादा और ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल हो, ताकि ज़्यादा आबादी को? हमने तो एक लिमिटेड, आपको पता है एज लिमिट जो है वो लगाई थी जी। अगर कोई और लोग लगवाना चाहते हैं वैक्सीन तो उनको हम मना तो नहीं करेंगे। तो उस सिलसिले के अंदर जो हुकूमत की जिम्मेवारी है वो ज़्यादा जिम्मेवारी इस बात की है, तो जो मर्द लोग हैं, जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनका हम पहले करें। तो जो और लोग लगाना चाहेंगे उनके लिए डेफिनेटली हमने प्राइवेट उनको बिल्कुल बात नहीं किया
एंड दे आर रेडी टू इम्पोर्ट। एक दफ़ा इम्पोर्टिंग शुरू हो जाएगी तो होपफुली ज़्यादा वो लोग भी ये सहूलत ले सकेंगे। हमारी जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है, हुकूमत फ्री वैक्सीन जो है वो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लगा रही है और उसके बाद 55 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को लगेगी और फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी। उसकी बाकायदा NCOC जिस तरह इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसी तरह हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करें। डॉक्टर साहब, NCOC ने ये भी कहा है कि जो SOPs है, आपने कहा लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया था, उसको इन्फोर्स करना है। आपको पता है हमारे लोगों का मिजाज है कि रजा कराना तौर पे चीज़ों को इस तरह नहीं पर अब कारबंद होते जब तक से उनको इन्फोर्स ना कराया जाए ज़रा थोड़ी आनी हाथों से। तो आप समझती है इसके लिए क्या किया जाए? सभी डिपार्टमेंट्स जो है वो मुसलसल काम कर रहे हैं और अब लोगों में भी कुछ शऊर पैदा हो रहा है। लोगों को भी समझ आ रही है कि जब इतने बहुत सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं तो हालात जो है तो ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा परहेज करेंगे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हमसे गुफ्तगू कर रही थी और इस हवाले से वो बता रही थी कि ये हम चाहेंगे कि हम किसी अगर हेल्थ वर्कर से या हेल्थ एक्सपर्ट से भी गुफ्तगू करें और उनसे ज़रा इस हवाले से भी जानें कि ये जो वैक्सीन का इस्तेमाल है, चूँकि सीनियर सिटीजन जो हैं इनको इसका लगाया जा रहा है तो बहुत सी चीज़ों से उनको एलर्जीज़ भी होती हैं। उस हवाले से ये कितनी सेफ़ है साइनोफार्म। और दूसरा ये अहम नुक्ता उन्होंने उठाया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कि ये रजा कराना तौर पर नहीं, ये अब हमें लगानी चाहिए। हमारे जो सीनियर सिटीजन है उनको तो ज़रूर वैक्सीनेशन सेंटर्स जैसे आज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और हम देख रहे थे लेडी प्रेसिडेंट जो हैं खातून, वो भी गई थी और उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई। और अपने आप को आप रजिस्टर कराएं मोबाइल पे 1166 पे आप देख रहे हैं और इससे कम से कम जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा होंगी और उनकी वो एक तो इंशाल्लाह ये कोरोना वैक्सीन जो कि अब UK वेरिएंट पाकिस्तान में आ गया है और जैसे इस्लामाबाद में भी 4-5 जो सेक्टर्स हैं सब सेक्टर्स उनको सील कर दिया गया है, इस हवाले से इसका बेहतर मुकाबला किया जा सकता है। क्योंकि ये रिसर्च आई है कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनके लंग्स कमज़ोर होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त उनमें कम होती है, इसलिए उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। साथ में जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी कि इसके बाद नेक्स्ट फेज़ में जो 55 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं और उसके बाद 50 साल के, और साथ में मैं तो यही भी कहूँगा प्रोग्राम सच के साथ के प्लेटफॉर्म से कि सूबाई हुकूमतें भी इंपोर्ट करें और इजाज़त दें प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं या जो लैब्स हैं, ताकि जो लोग लगवा सकते हैं पैसों के वजह, क्योंकि ये तो हुकूमत फ्री में वैक्सीन लगा रही है, जो पैसों के वजह लगवा सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि इसका यही वायरस का मुकाबला करने का यही तरीका है। क्योंकि बैक्टीरिया में तो अब एंटीबायोटिक खाते हैं, लेकिन जो वायरस है उसको फाइट आउट करने के लिए अगर अपने आप को आप वैक्सीन लगाएंगे तो उसकी शरह में कमी आएगी। स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी हमें जाना है ताकि ये जो इसमें स्पाइक आती है, अब ये आजमूदा एक जो है तरीक़ाकार है कि जब भी इसमें बढ़ोतरी होती है तो अगर आप इसको क्लोज डाउन कर दिया जाए उस जगह को, उस प्लेस को, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कम होता है और ये फैलती नहीं है, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल जो है वो ग्रोथ होती है। स्पेशली जो UK वेरिएंट है इसकी ग्रोथ जो है वो तेज़ी से हो रही है और हमने देखा कि आयरलैंड, UK, यूरोप, बावजूद इसके कि वहाँ पर हमसे पहले वैक्सीन आई और बहुत से लोग वैक्सीनेट हुए हैं, अमेरिका में हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कोविड-19 की शरह उसमें खातिर खा कमी नहीं आ रही। एक और बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, साइनोफार्म वैक्सीन के हवाले से मैंने खुद भी अपने वालिद साहब को अल्हम्दुलिल्लाह ये लगवाई है और ये इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। पहले ये जहन में लोगों के अजान में था कि शायद इससे कोई रिएक्शन हो जाता है और जो बाहर की वैक्सीन्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। अब तो न्यूयॉर्क टाइम्स और इंटरनेशनल अखबारात में ये आ रहा है कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है वो सेफ्टी के लिहाज से जो उनका फार्मूला है वो बहुत सेफ़ हैं और वो ज़रूर लगवाएँ और ताकि हम इससे महफूज रहें। और ख़ुद भी आप ज़रूर एहतियात करें, चाहे ये सैनिटाइज़र है या सोशल डिस्टेंसिंग है, क्योंकि जब तक आपको वैक्सीन नहीं लगती तो जो आपका मास्क है WHO के मुताबिक ये एक वैक्सीन का किरदार अदा कर सकता है। हम इस इशू को ज़रूर उठाते रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न ने इस पर तवील नशरियात भी रखी जब कोविड आया था लास्ट ईयर और पहली फेज़ आई, फिर दूसरी फेज़ आई, अब तीसरी फेज़ आ रही है। इस हवाले से ज़रूर जो है वो हमें इसका ज़रूर मलूज़ खातिर रखना चाहिए। जैसे हमने अपने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कहा, क्योंकि ज़्यादा हमारी गुफ्तगू जो हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात आई कि इस्तीफ़ा दे, उस पर मरकूज़ रही। जहाँ तक ये ऑलिव्स की प्लांटेशन की बात है, जैतून की, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। हमें ख़ुद भी चाहिए कि ये मौसम ऐसा है कि जिसमें आप शजरकारी की मुहिम का आगाज़ करें तो ये मौसम उसको सपोर्ट करता है। ऑलिव्स लगाने से एक तो आपको फ़ायदा होगा, सेहत के लिए बहुत मुफीद है, और दूसरा
हमारा जो कुकिंग ऑयल है, आपके इल्म में है कि उसका हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है, हम मलेशिया से ज़्यादातर मंगवाते हैं, और उसमें चूँकि वो ज़रबत है रुपए और डॉलर की पैरिटी में जब फ़र्क आता है तो उसका वो महंगा पड़ता है। जब हम ये खुद से उगाएंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, जैसे मोहसिन अजीज़ साहब ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में चिराट, नौशहरा, खैबर ज़िला और कोहाट बहुत मौजू हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इससे हम जो फूड सिक्योरिटी है उसकी तरफ भी बढ़ेंगे, और ये जो कीमतों में इजाफा हो जाता है जब हम बाहर से चीज़ आते हैं, स्पेशली खुर्दनी तेल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कमी वाक़या होगी। तो इन नुकात पर भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। जहाँ हम सियासत की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, फूड फॉर थॉट है हम सब के लिए। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।